हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन की लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़, यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने अमॉरल तक पढ़ा था, OWS अमॉरल तक पढ़ा था हमने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम अमॉरल के बाद स्टार्ट करने वाले। तो देखो पेज नंबर है 28, पेज नंबर है, ठीक है। लेफ्ट साइड में नीचे पेज नंबर दिख रहा होगा, 28 पेज नंबर चल रहा है। तो चलो अमॉर्फस, अमॉर्फस AMORPHOUS, अमॉर्फस विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो। यानी अमॉर्फस होता है जिसका निकल शेप्स निकल एकदम नहीं बोल सकते एक पर्टिकुलर शेप। जैसे देखो क्लाउड है, क्लाउड अमॉर्फस फॉर्म में होता है ना, क्योंकि क्लाउड का शेप हमेशा चेंज हो जाता है, वो अमॉर्फस फॉर्म में। तो एकदम इजी वर्ड है अमॉर्फस, विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो। The next word is amphibian, 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 animals that can live on land and in water, यानी वो ऐसे एनिमल जो नहीं पानी में भी रह रहे और ज़मीन पे भी रह रहे, उसे एम्फीबियन कहा जाता है। तो एकदम यार ये तो मतलब साइंस वाला टर्म ही है, तो सभी आप ही लोगों को पता ही होगा। जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग ज़मीन पे भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है ना, तो उसी को एम्फीबियन बोला जाता है, जो पानी और स्थल दोनों पर जीवित रह ले। देन एम्फीथिएटर, AMPHITHEATRE, एम्फीथिएटर, एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग with a central space for the presentation of dramatic or sporting events, surrounded by tiers of seats for spectators, वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनय का मंच रहता है। जैसे एम्फीथिएटर देखो, एम्फीथिएटर ये आपके अभिनय के, ये बोल सकते हैं आपके ग्राउंड जो होते हैं जहाँ पे क्रिकेट वगैरह मैच होता है, वो एक एम्फीथिएटर है, ठीक है। वहाँ पे बीच में नहीं क्या वो परफॉर्म करते हैं और हमने क्या बाजू में सीट्स रहते, जो कि सीट्स ऐसे ऊपर ऊपर चले जाते, यानी जो सबसे सामने वाले सीट्स रहते वो नीचे की तरफ रहते हैं और जो भी सबसे लास्ट वाले सीट्स है वो सबसे ऊपर रहते हैं, उसी को एम्फीथिएटर बोला जाता है। जैसे रोम वगैरह वहाँ पे जब होते थे ना, परफॉर्म करते थे ना, तो वो वहाँ पे यही सिस्टम चलाते थे और इसी को फिर एम्फीथिएटर कहा जाता था। तो एम्फीथिएटर एकदम ईजी है, ठीक है। देन है एम्प्यूटी, AMPUTEE, एम्प्यूटी, अ पर्सन हुज लिम्ब हैज़ बीन एम्प्यूटेटेड, व्यक्ति जिसका अंग कटा हुआ हो, उसी को एम्प्यूटी कहा जाता है। जैसे देखो है ना, ये तो एकदम इजी वैसे समझ में आ रहा है। जैसे किसी का हाथ वगैरह पैर यदि कट चुका है ना, तो वो क्या हो गया, वो पर्सन क्या हो गया, एम्प्यूटी हो गया, है ना। नेक्स्ट है एनाक्रोनिज्म, ANACHRONISM, 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 something that is not suitable for its age of existence, अपने समय से बेमल, यानी जो अभी के एज में मतलब जो नहीं सुटेबल नहीं है, दैट इज एनाक्रोनिज्म। देखो जैसे अभी मतलब आप ऐसे कपड़े पहन के आ रहे कि जो अभी ये टाइम पे नहीं और मतलब पहले पहना करते थे। जैसे देखो
सपोज आप जैसे राजा महाराजा मतलब बहुत सारे मतलब 500 1000 साल पहले जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े पहन के आप अभी रास्ते से चल रहे हो, तो वो क्या हो गया, एनाक्रोनिज्म हो गया ना, क्योंकि वो अभी इस टाइम के हिसाब से वो तो एनाक्रोनिज्म है। तो ये होता है जी, कि इस टाइम से हिसाब से नहीं है, टाइम के हिसाब से नहीं, उसे एनाक्रोनिज्म कहा जाता है। एकदम ईजी वर्ड है। देन एनाक्रोनिस्टिक, ANACHRONISTIC, एनाक्रोनिस्टिक, दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत, है ना, वही आउट ऑफ प्लेस यानी एनाक्रोनिस्टिक वही हो गया कि जो परिस्थिति है, वो स्थान है ना, वहाँ से वो असंगत है। मतलब ये भी वर्ड नहीं, क्या एनाक्रोनिज्म जो है ना वही सेम ही है, इसका मीनिंग कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो एनाक्रोनिस्टिक भी हो गया। देन एनेस्थेटिक, ANAESTHETIC, एनेस्थेटिक, सब्सटेंस कॉजिंग इनसिक्योरिटी टू पेन, जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता है, उसको एनेस्थेटिक कहा जाता है। देखो जैसे नहीं कि डॉक्टर्स वगैरह ने क्या एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, जब भी ऑपरेशन करना है ना वो एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। जैसे देखो आपके ने का यानी आँखों का ऑपरेशन करना है ना, तो डायरेक्ट तो सुई नहीं डाल सकते ना, कितना दर्द होगा वो, मतलब सुन के ही बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एनेस्थेटिक देते हैं, तो उन्हें कहा आपके आँखों में इनका पेन नहीं होता है, तो वही होता है एनेस्थेटिक। एकदम ईजी वर्ड है, ठीक है। एनेस्थेटिक हो गया। अभी एनाग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ANAGRAM, एनाग्राम यानी अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड, यानी एक ऐसा वर्ड जिसमें दूसरा भी वर्ड बन सकता है, जैसे यदि उस वर्ड के लेटर्स को हमने मतलब इधर उधर थोड़ा सा घुमा लिया। जैसे देखो रेस्क्यू एंड सिक्योर, रेस्क्यू एंड सिक्योर, है ना। रेस्क्यू क्या होता है, स्पेलिंग RESCUE, रेस्क्यू। और सिक्योर क्या होता है, SECURE। देखो दोनों में लेटर्स तो सेम ही है ना, सिर्फ इधर उधर घुमा दिया ना तो दूसरा वर्ड बन गया, इसी को एनाग्राम बोला जाता है। एकदम इंटरेस्टिंग है एनाग्राम। देन एनाग्राम के बाद जो वर्ड है वो है एनाल्गेजिया, एनाल्गेजिया यानी ANALGESIA, एनाल्गेजिया यानी द इनएबिलिटी टू फील पेन, दर्द न महसूस करने की स्थिति। वही जैसे है ना, आपको एनेस्थेटिक दे दिया तो आपकी आंखों में आपका दर्द नहीं महसूस हो रहा है ना, उसी को फिर क्या बोला जाता है, एनाल्गेजिया बोला जाता है। तो एकदम इंटरेस्टिंग वर्ड है एनाल्गेजिया। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट ANARCHIST, अनार्किस्ट, अ पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन अ सोसाइटी एंड प्रपोजेस इट्स एबॉलिशन, वन हु इज आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट, व्यक्ति जो किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो और अराजकता का समर्थन करे। यानी अनार्किस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, और अनार्किस्ट बहुत बार क्या करते हैं, वायलेंस का साथ ले लेते। जैसे देखो सीरिया में जो है ना वो वहाँ पे अनार्किस्ट है, इसलिए फिर सीरिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया, जो भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट वायलेंस वहाँ पे हो गया, और फिर गवर्नमेंट को उखाड़ने की कोशिश भी की गई। तो वो अनार्किस्ट लोग करते, गवर्नमेंट ये जो ना गवर्नमेंट के खिलाफ करते, गवर्नमेंट को उखाड़ने की कोशिश करते, वो अनार्किस्ट करते। तो ये भी एकदम ईजी वर्ड है अनार्किस्ट। चलो अभी वन वर्ड हो गया, अब हम देखेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। तो देखो हमने कल ईडियम्स पढ़े थे जो कि थे ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, यहाँ तक हमने पढ़े। जैसे कभी प्रमुख भूमिका में नहीं होना, हमेशा सेकेंड होना, ये हमने पढ़ लिया था। अभी हम नेक्स्ट ईडियम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज की ईडियम तो देखो बहुत ही आसान है, आपके एकदम दिमाग में ऐसे ही चले जाएंगे। वैसे ही तो चल ही जाते हैं हर कोई ईडियम, आपको पता ही है ना, पढ़ने का अपना स्टाइल एकदम बढ़िया है, लेकिन आज वाले तो उस मतलब बहुत ही आसान है। जैसे देखो एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई यानी जैसे को तैसा। एन आई फॉर एन आई मतलब देखो यदि किसी ए ने बी का आँख फोड़ दिया है ना, तो बी क्या करेगा, ए का भी आँख फोड़ देगा, है ना, इसी को एन आई फॉर एन आई बोले जाते। यानी जो आपने मेरे साथ जो गलत किया मैं भी आपके साथ सेम गलत कर दूंगा, ये होता है एन आई फॉर एन आई। और गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि एन आई फॉर एन आई नहीं करना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा दुनिया ब्लाइंड हो जाएगा। तो ये होता है एन आई फॉर एन आई। देन नेक्स्ट ईडियम है एन आयरन व्हील, एन आयरन व्हील यानी मजबूत इच्छा शक्ति। एन आयरन व्हील मतलब देखो व्हील तो पता है आपको, इच्छा शक्ति होता है ना, एन आयरन व्हील यानी आयरन जैसा विल पावर। आयरन तो देखा है ना आपने, बहुत मजबूत होता है, तो एकदम ईजी है। एन आयरन व्हील वो होता है मजबूत इच्छा शक्ति। और आपको यदि सीजीएल क्रैक करना है ना अच्छे से, तो बहुत आयरन व्हील होना चाहिए, है ना, एकदम आयरन व्हील रखो कि हम एकदम कर ही लेंगे, ठीक है।
देन आयरन विल भी हो गया एकदम ईजी से। देन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद या झगड़े का कारण। एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण विवाद हो रहा है। जैसे देखो दो सिस्टर्स है, जो दो ट्विन सिस्टर्स है और उनके पास एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस है और उनको मैरिज एक सेरेमनी वहाँ पे जाना है, तो दोनों सिस्टर्स का ये कहना है कि मुझे वो ड्रेस पहनना है, तो वो ड्रेस अभी क्या हो गया, उन दोनों के लिए वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया, वो झगड़े का कारण हो गया। ठीक है। देन एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई देखो बहुत ही इजी ईडियम है जैसे, और बहुत ही प्यारा भी है। यानी एप्पल ऑफ वंस आई का मीनिंग ही है बहुत प्यारा, मतलब आपके लिए कोई चीज़ बहुत प्यारी हो गई ना, वो आपके लिए क्या हो गया, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ योर आई हो गई है ना। जैसे देखो अभी सीजर होना चाहिए आपके लिए एप्पल ऑफ वंस आई, है ना। जो भी आपका एम है ज़िंदगी में वो आपके लिए एप्पल ऑफ वंस आई होना चाहिए, यानी वो आपको बहुत प्यारा लगना चाहिए। जैसे देखो आपके पेरेंट्स के लिए आप क्या होते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई होते हैं ना, वो होता है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी बहुत ही प्यारा, उनके मतलब आंखों के लिए वो एक एप्पल दिखे। और एप्पल कितना होता है, कैसा होता है, बहुत ही प्यारा होता है, वैसे होता है ये। एप्पल पाई ऑर्डर, साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित, यानी एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बहुत ही साफ सुथरा। जैसे देखो आप किसी के घर में गए हो, है ना, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से घर डेकोरेट करके रखा है, एकदम साफ सुथरा है, बहुत ही अच्छे से क्लीन रखा है ना, सभी चीज़ें एकदम अच्छी जगह पे रखी है, तो वो क्या हो गए वहाँ पे, वो एप्पल पाई ऑर्डर में ना, वो घर वही होता है एप्पल पाई ऑर्डर, है ना, साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। और आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक, देखो आर्म चेयर क्रिटिक क्या होता है, जो हकीकत से परे चीज़ों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है। यानी वो आर्म चेयर क्रिटिक होता है, उसे वो चीज़ नहीं आती, लेकिन सिर्फ वो बैठे बैठे क्रिटिसाइज करते रहेगा चीज़ों को। देखो आर्म चेयर यानी वो चेयर पे बैठा है और क्रिटिसाइज कर रहा है, आर्म चेयर क्रिटिक वो होता है। जैसे देखो हमने के जब क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट का मैच, तो हम आर्म चेयर क्रिटिक हो जाते हैं। देखो हमें नहीं का एकदम बढ़िया से ना हम स्ट्रेट ड्राइव मार सकते, ना हमने का कैच पकड़ सकते ऐसे गिर के ज़मीन पे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जो भी क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे ना, उनको हमने क्या बोलते रहते, अरे इसको यहाँ पे भागना चाहिए था, इसको ऐसा मारना चाहिए था, ये शॉट मारना चाहिए था, अरे उसको डाइव मारना चाहिए था। तो हम क्या हो जाते, आर्म चेयर क्रिटिक हो जाते। जिनके नेक्स्ट वर्ड है आर्म टू द टीथ, आर्म टू द टीथ यानी हथियारों से लैस। आर्म टू द टीथ मतलब यदि आप कुछ भी करने के लिए जा रहे हो तो आप पूरा तैयारी करके जा रहे हो, यानी आप आर्म टू द टीथ हो, यानी पूरा हथियार है आपके पास, है ना। यानी दांतों में भी यदि आपके पास आम है, ये मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पूरे हथियार है। जैसे देखो अभी सीजीएल का प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं, तो एग्जाम के वक्त आप क्या होना चाहिए, आर्म टू द टीथ होना चाहिए। मतलब ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, हम तैयार हैं और हम अच्छे से मार्क्स लाएंगे और फिर एकदम टॉपर बन जाएंगे, है ना। और फिर आपको होकैब सेशन और जीएस सेक्शन में आर्म टू द टीथ होना है, तो आपको ऑफकोर्स ये अपना सेशन हर रोज़ देखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑडियो से लेके लास्ट ऑडियो तक देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट वर्ड है अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक यानी पूरे समय 24 घंटे, मतलब देखो क्लॉक के पूरा अराउंड घूमना, मतलब 24 घंटे हो गए ना, तो ये होता है अराउंड द क्लॉक। जैसे अगेंस्ट द क्लॉक था यानी समय से पहले, वैसे ये अराउंड द क्लॉक है कि पूरे समय 24 घंटे। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको अराउंड द क्लॉक स्टडी करना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको सोना भी है ना, स्लीप भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए सीजीएल के लिए, कि आयरन विल रखना चाहिए। देन नेक्स्ट ईडीएम है एरो इन द कीवर, एरो इन द कीवर रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। देखो कीवर क्या होता है, जो देखो आपने श्री राम जी को देखा होगा, तो उनके पीठ पे जो होता है जहाँ जिसमें इनका सब एरोज वगैरह रखे होते हैं ना, ये सब बाण वगैरह रखे होते हैं, तो वो चीज़ होती है कीवर। स्टैंड बोल सकते हैं एरोज का, पीठ पे जो होता है उसी को कीवर बोला जाता है। और एरो इन द कीवर यानी उसमें एरो है, तो एक ऐसा विकल्प है जो है या ऐसी चीज़ है जो आपको लक्ष्य हासिल करा दे, मतलब एक एडिशनल चीज़ है आपके पास, वो हो गई एरो इन द कीवर, यानी वो आपको एकदम सक्सेसफुल बना के ही रखेगी, उसी को बोलते हैं एरो इन द कीवर। एकदम इजी ईडियम है, ईडियम देखो कुछ डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, एज डाफ्ट एज अ ब्रश एकदम मूर्ख, यानी ऐसा स्टूपिड इंसान होता है ना जो हमेशा गलती करता रहता है, उसे एज डाफ्ट एज अ ब्रश बोला जाता है ना। तो एकदम सिंपल है ये भी। तो देखो अभी ईडियम्स भी एकदम इजीली हो गए। अब हम देखेंगे बैरन लिस्ट, उसमें से हम 10 वोकैब कर लेंगे। अकाउंटर तक हमने कल पढ़ लिया था। अब अक्रेशन, ACCRETION, अक्रेशन ये एक नाउन फॉर्म है और उसका मीनिंग है ग्रोथ और इंक्रीज। अक्रेशन होने यानी ग्रोथ या इंक्रीज हो जाना।
द अक्रेशन ऑफ वेल्थ मार्क्ड द फैमिलीज राइज इन पावर, यानी किसी के फैमिली में वेल्थ का अक्रेशन हो गया, यानी वेल्थ का ग्रोथ हो गया, तो क्या होता, फैमिली का पावर बढ़ जाता है ना, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सोसाइटी में, तो जो भी फैमिली वेल्दी फैमिली उसका पावर बढ़ जाता है, तो वही है फिर अक्रेशन। जैसे देखो अंबानी जी, उनका फैमिली बहुत वेल्दी, तो उनका पावर भी ज़्यादा है ना, तो अक्रेशन होता है, ACCRETION, अक्रेशन यानी ग्रोथ या इंक्रीज, ठीक है। जैसे मिट्टी का, जैसे कि देखो तुम्हारा ये जो होता है इंटरेस्ट तुमने बैंक से लोन लिया था और तुम्हें बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन तुमने नहीं कहा, बैंक का जो हफ्ते होते हैं ना, बैंक का जो इंस्टॉलमेंट होते हैं वो आपने दी ही नहीं, तो फिर वो क्या हो गया, अक्रेशन होता जाता है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाइज उसी को तो बोलते हैं, तो वही होता है, एक्रेशन हो जाता है, फिर पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। देन एक्रू, ACCRUE, एक्रू, देखो ये एक वर्ब फॉर्म है, यानी कम अबाउट बाय एडिशन, यानी कुछ एडिशन होने के कारण वो बढ़ जाना। तो देखो इसका सेंटेंस हम अच्छे से समझ लेंगे, यू मस्ट पे द इंटरेस्ट दैट हैज़ अक्रूड ऑन योर डेब्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल सम, यानी आपको वो इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है ना आपके डेब्ट के ऊपर, है ना, और प्रिंसिपल सम, जो भी इंटरेस्ट या डेब्ट पे जो भी इंटरेस्ट बढ़ चुका है वो सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा बैंक को, है ना, उसी को एक्रू बोला जाता है, यानी एडिशन होता रहना, है ना। देन नेक्स्ट वर्ड है एसरबिटी, ACERBITY, एसरबिटी, यानी बिटरनेस ऑफ स्पीच एंड टेम्पर, यानी आपके जो स्पीच है उसमें जो बिटरनेस यदि रहे तो उसी को क्या बोलते हैं, एसरबिटी। यानी जैसे एक्रीमोनियस हमने वर्ड पहले पढ़ लिया था, वो भी ऐसे ही था, है ना, बिटरनेस होता है बोलने में, तो वही सेम है एसरबिटी, ठीक है। एसरबिटी में देखो एसिड का आ रहा है ना थोड़ा सा साउंड, वैसे टाइप, तो वो फिर बिटरनेस वगैरह रहता है ना एसिड में भी, तो वही है एसरबिटी, तो एक नाउन फॉर्म है एसरबिटी, ठीक है। इसका देखो सेंटेंस देखो, द मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वॉज मार्क्ड विथ सच एसरबिटी दैट इन्फॉर्म सोर्सेज हेल्ड आउट लिटल होप ऑफ रीचिंग एनी यूजफुल सेटलमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। नहीं, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का जो मीटिंग था उसमें बहुत एसरबिटी थी, यानी एक देश दूसरे देश पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे, कि ये बोल रहे थे कि नहीं उस दूसरे देश की गलती। जैसे कि देखो अभी अमेरिका और चाइना के दोनों के बीच में बहुत एसरबिटी हो चुकी है कोविड-19 के कारण, है ना, तो वही होती बिटरनेस ऑफ स्पीच और टेम्पर हो जाता है ना, तो उसी को एसरबिटी बोला जाता है। एकदम ईजी वर्ड है। एसेटिक, ACETIC, एसेटिक यानी विनेगरी। द सलाड हैड एन एक्सेसिवली एसिटिक फ्लेवर, एसिटिक यानी एसिडिक होता है, एसिटिक एसिड पता है ना आपको, उसको वीक एसिड बोला जाता है, तो एसिडिक क्या होता है, एक एसिडिक मतलब एसिड होता है वो, ठीक है। तो सलाड जो है उसमें नहीं का उस इनका ये बोल रहा है कि एक सलाड था उनके पास, उसमें नहीं क्या थोड़ा ज़्यादा एसिटिक फ्लेवर है, यानी एसिडिक तो पता है आपको, एसिड से रिलेटेड है, एकदम ईजी वर्ड है, एसिडिक याद रखने कुछ डिफिकल्ट तो बात बिल्कुल नहीं। और ये नेक्स्ट वर्ड है एसिडुलस, ACIDULOUS, एसिडुलस। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन एसिडुलस है, लेकिन हम याद रखेंगे एसिडुलस, क्योंकि हमें स्पेलिंग भी तो याद रखना है ना। तो देखो एसिडुलस का क्या है स्पेलिंग, ACIDULOUS, एसिडुलस, लेकिन हम क्या याद रखेंगे, एसिडुलस, क्योंकि डी का साउंड है, डी है ना उसमें, इसलिए हम उसको एसिडुलस याद रखेंगे। तो उसका मीनिंग है, एडजेक्टिव फॉर्म है एसिडुलस, स्लाइटली सोर, शार्प और कॉस्टिक, यानी देखो इसमें एसिड साउंड आ रहा है ना, तो एसिड का टेस्ट कैसे रहता है, साउर टेस्ट रहता है ना, तो इसलिए एसिडुलस स्लाइटली साउर, शार्प होता है, कॉस्टिक होता है। जैसे एक्रीमोनियस भी होता है ना, वो भी कैसा होता है, एक्रीमोनियस रिमार्क यदि हम किस पे करते हैं, हमने पढ़ा था एक्रीमोनियस, तो वो मतलब हम थोड़ा सा अच्छा नहीं रिमार्क कर रहे, एकदम थोड़ा सा गंदा रिमार्क कर रहे हैं ना, वो इसी टाइप ये था। तो देखो इसका सेंटेंस से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे कि जेम्स वॉज अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज सार्केस्टिक एंड एसिडुलियस रिमार्क, यानी जेम्स नाम का एक आदमी था, वो अनपॉपुलर था, क्योंकि देखो जो एसिडुलियस रिमार्क करेगा वो तो अनपॉपुलर हो जाएगा ना, हमें अच्छा नहीं लगता है एसिडुलियस रिमार्क यदि हम पे कोई करे, एक्रीमोनियस रिमार्क यदि हम पे कोई करे, गंदे रिमार्क यदि हम पे कोई करे, तो वही होता है एसिडुलियस। देन एक्नॉलेज, ट्रिक भी आपको समझ में आ गई, उसमें एसिड है ना, इसलिए उसको एसिडुलियस का वो ट्रिक आपको याद रखना है। देन एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज, एकदम ईजी वर्ब फॉर्म में एक्नॉलेज, ठीक है। देखो उसका मीनिंग क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना, एडमिट करना, उसी को एक्नॉलेज कहा जाता है,
ठीक है, सेंटेंस देखेंगे, फिर मैंने उसका ट्रिक भी बताऊंगा। सेंटेंस देखो, अल्दो आई एक्नॉलेज दैट द बीटीज ट्यून्स साउंड प्रिटी डेटेड टुडे, आई स्टिल प्रेफर देम टू द गैंगस्टा रैप सॉन्ग्स माई ब्रदर्स प्ले। ठीक है, कुछ एक्नॉलेज कर रहा है बीटी ट्यून्स को। देखो मैं एक सिंपल सा आपको एक बताता हूँ। जैसे आपने कुछ गलती किया और उनको आपने एक्नॉलेज किया, यानी क्या किया, आपने रिकॉग्नाइज किया, आपने एडमिट कर लिया, है ना। आप किसी के ब्यूटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं, यानी आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, है ना। जैसे कि ये ईमेल वगैरह करते हो ना आप, वहाँ पे अभी एक्नॉलेजमेंट होता है, यानी आपने कभी किसी को ईमेल भेजा तो फिर वो आपको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ हमें ईमेल मिल गया, तो ये होता है एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज में क्या है, नॉलेज का साउंड आ रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू नॉलेज, यानी नॉलेज के हिसाब से आपने क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, एकदम ईजी है एक्नॉलेज। देन क्या, एक्मे, एक्मे, ACME, एक्मे नाउन फॉर्म है, उसका मीनिंग होता है टॉप या पिनैकल, पिनैकल यानी टॉप, ठीक है, यानी आप किसी टॉप पे जाना, पिनैकल पे जाना, है ना, उसी को एक्मे बोला जाता है। तो देखो इसका ट्रिक ये होता है, देखो लैक्मे, लैक्मे एक ब्यूटी प्रोडक्ट है इंडिया में, लैक्मे नाम का। तो यदि आप लैक्मे यूज़ करोगे तो आप ब्यूटी के एक्मे पे चले जाओगे, यानी ब्यूटी के टॉप पे चले जाओगे, आपकी ब्यूटी आप बहुत ही खूबसूरत दिखने लगोगे। उसी से हम ये ट्रिक याद रख सकते हैं, इसको याद करने की, एक्मे यानी टॉप, पिनैकल। देखो सेंटेंस से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ही सक्सेस इन दिस रोल मार्क्ड द एक्मे ऑफ हिज करियर एज एन एक्टर, यानी कोई एक्टर है तो उसने एक रोल किया था मूवी में, तो उसका जो सक्सेस हुआ ना रोल, वो मूवी में जो एज एन एक्टर जो सक्सेस उसने पाया ना, तो उसको एक्मे है, उसके करियर का एक्मे, यानी करियर के अभी वो टॉप पे है ना। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आज एक्मे पे, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, उनके करियर के टॉप पे है ना, एक्मे पे। आपको भी आपके करियर के टॉप पे जाना चाहिए, एक्मे पे जाना चाहिए, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये वोकैब अच्छे से सुनना पड़ेगा। देन अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स, ACOUSTICS, अकाउस्टिक्स। देखो स्पेलिंग पे भी आपको बहुत का ध्यान रखना है ना। अकाउस्टिक्स एक नाउन फॉर्म है, यानी इसका मीनिंग है साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड और क्वालिटी दैट मेक्स अ रूम इजी और हार्ड टू हियर इन, यानी साउंड का जो साइंस होता है, जो विज्ञान होता है साइंस का, उसी को अकाउस्टिक्स बोला जाता है। और एक रूम को इजी और अच्छा सा, मतलब अच्छा साउंड उस रूम में आ जाए, इसलिए जो क्वालिटी होता है ना उस रूम का, उसको भी अकाउस्टिक्स बोला जाता है। देखो इसको याद कैसे रखेंगे हम, अकाउस्टिक, यानी देखो इसमें COU यानी कपल है ना, अकाउस्टिक COU से हम कपल कर सकते हैं, और स्टिक्स यानी कपल ऑफ स्टिक्स, यानी कपल ऑफ स्टिक्स से यदि हम किसी ड्रम, नगाड़ा है ना, किसी ढोल पे बजाएंगे तो कैसे अकाउस्टिक साउंड आएगा ना। तो यही हम याद रख सकते हैं, इसको याद अच्छे से, अकाउस्टिक्स। देखो सेंटेंस देखो, कैमेजी हॉल इज़ लाइक्ड बाय म्यूजिक लवर बिकॉज ऑफ इट्स फाइन अकाउस्टिक्स। एक हॉल है, कैमेजी हॉल है, जो म्यूज़िक लवर्स को बहुत अच्छा पसंद आता है, बहुत अच्छा उसको म्यूज़िक लवर को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा अकाउस्टिक्स है, यानी क्वालिटी बहुत अच्छा है साउंड का, है ना। तो अच्छे से अभी आपको अकाउस्टिक भी समझ में आ गया, बहुत ही इजी वर्ड है आज की, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। देन अक्वाइस, ACQUIES, अक्वाइस यानी एसेंट कर देना, एग्री विदाउट प्रोटेस्ट कर लेना, उसी को एक्वाइस कहा जाएगा। ठीक है, जैसे तो एक्वाइस देखो, मतलब एसेंट, एग्री विदाउट प्रोटेस्टिंग। एक्वाइस याद रखना भी बहुत ईजी। देखो एक्वाइस में क्या है, QUIE है ना, मतलब क्वाइट, क्वाइट जो होता है ना, क्वाइट यानी शांत रहना, उसका साउंड है ना एक्वाइस में। तो देखो एक्चुअली इसका नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन एक्वीस होता है, लेकिन हम एक्वाइस याद रखेंगे स्पेलिंग के लिए। तो देखो QUI, क्वाइट उसमें आ रहा है मीनिंग, क्वाइट यानी शांत रखना है ना, शांत रहना। तो आप एसेंट तो कर रहे हो, आप एग्री तो कर रहे हो, लेकिन आपके मन में नहीं है, ऐसा होता है एक्वाइस। जैसे एक्सीड हमने पढ़ा था ना, सेम है, एक्वाइस और एक्सीड सेम ही है। देखो मीनिंग देखते हैं, उसका सेंटेंस देखते हैं। अल्दो शी अपीयर टू एक्वाइस टू हर एम्प्लॉयड सजेशन, आई कुड टेल शी हैड रिजर्वेशंस अबाउट द चेंजेस ही वांटेड मेड। एक्वाइस और एक्वाइस एक्विसेंट उसका नाउन फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में एक्विसेंट, और फिर एक्वाइसेंस उसका नाउन फॉर्म है। यानी
उसने एम्प्लॉयर वो होता है जो तुम्हें काम देता है, उसी को एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉय होते किसी के मतलब किसी के लिए आप काम करते तो आप एम्प्लॉय हो गए, और कोई आपको काम दे रहा वो एम्प्लॉयर हो गया। तो उसने तो ऐप मतलब उसने क्या कर दिया, एक्वाइज कर दिया, जो एम्प्लॉयर ने बोला ना उसको उसने एक्वाइज कर दिया, लेकिन उसने मान लिया जैसे कि, लेकिन उसके मन में नहीं था। यही होता है एक्वाइज करना, है ना। मैंने वैसे बोला था वन वर्ड में, यदि आप एक्वाइज, यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्वाइज कर रहे हो ना, क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट जॉब करना है। देन लास्ट वर्ड है अक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर वर्ब फॉर्म में, यानी ऑब्टेन करना, गेट करना। फ्रेडरिक डॉगल्स was determined to acquire an education despite his master's effort to prevent his doing so। यानी फ्रेडरिक डोगलास जो है एक आदमी है, उसने एक्वायर ऑब्टेन कर लिया एजुकेशन को, जिसके मास्टर जो है ना उसने उसको प्रिवेंट कर रहे थे। उसको मास्टर को लगता था कि इसको एजुकेशन नहीं मिल जाए, लेकिन फिर भी उसने एजुकेशन को एक्वायर कर लिया। एकदम इजी वर्ड है। तो देखो ये भी हो गया हमारे बैरन का लिस्ट से। तो अब हम फ्रेजल वर्ब करेंगे एकदम अच्छे से। तो ब्रेक फोर्थ 20 तक हमने कर लिए थे फ्रेजल वर्ब, है ना। अभी 21 फ्रेजल वर्ब है, 21 नंबर का ब्रेक फोर्थ, BREAKFORTH, ब्रेक फोर्थ। यानी उसका मीनिंग क्या होता है ब्रेक फोर्थ का, कि टू कम टू व्यू और टू अपीयर सडनली, यानी अचानक उजागर हो जाना, उसी को ब्रेक फोर्थ कहा जाता है। जैसे देखो एग्जांपल है और समझ में आ जाएगा अच्छे से। chaos might break forth if the police fail to control the situation। यानी chaos यानी अचानक ऐसी भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा दंगा वगैरह, उसी को chaos बोला जाता है। मतलब कंट्रोल में नहीं वो सिचुएशन, उसी को chaos बोला जाता है। देखो यदि पुलिस ने का सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए फेल हो गया ना तो chaos बन जाएगा। ऑफ कोर्स अभी देखो कोविड-19 में पुलिस बहुत कोशिश कर, लेकिन यदि वो फेल हो जाते थे सिचुएशन को कंट्रोल करने, तो केओस हो जाता था ना, तो बहुत सारे केसेस बढ़ जाते थे अपने इंडिया में। तो वही होता है ब्रेक फोर्थ, यानी टू कम टू व्यू और टू अपीयर सडनली। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन ऑन, यानी टू इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन, और टू इंट्रोड्यूस, यानी कोई तो कन्वर्सेशन और डिस्कशन चल रहा था उसमें इंटरप्ट कर देना, उसी को ब्रेक इन ऑन कहा जाता है। हिंदी में उसको बोला जाएगा खलल डालना। एग्जाम्पल, द कन्वर्सेशन बिटवीन अली एंड सोना वॉज गोइंग ऑन व्हेन राहुल ब्रोक इन ऑन इट। यानी अली और सोना का कन्वर्सेशन चल रहा था, तभी राहुल ने क्या कर दिया, ब्रेक इन ऑन कर दिया, यानी उनको इंटरप्ट कर दिया कन्वर्सेशन और डिस्कशन को। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू, यानी टू एंटर बाय फोर्स, यानी जबरदस्ती प्रवेश करना, उसी को ब्रेक इनटू कहा जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, यानी थीफ मतलब क्या, चोर होता है ना, तो चोर ने अचानक से हाउस में मतलब क्या करना, जबरदस्ती प्रवेश कर दिया। तो ऑफ कोर्स चोर जो होते हैं ना वो ऐसे ही करते, ब्रेक इनटू ही करते हैं हमेशा। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ऑफ, BREAKOFF। देखो इस ब्रेक ऑफ में OFF है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ब्रेक ऑफ क्या होता है, टू स्टॉप सडनली और टू एंड अ रिलेशनशिप, सहसा रुक जाना, मतलब आप अचानक रुक गए। जैसे सेंटेंस देखो, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज लेक्चर यस्टरडे, यानी लेक्चर चल रहा था और उसने अचानक से वो स्टॉप हो गया, उसने लेक्चर देना बंद कर दिया मिडल में, तो वो टू स्टॉप सडनली, तो वही होता ब्रेक ऑफ, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल, दे ब्रेक ऑफ देयर बिजनेस रिलेशनशिप, यानी कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, दो पार्टनर थे, उन्होंने बीच में ब्रेक ऑफ कर दिया, यानी वो रिलेशनशिप तोड़ दिया, तो उसी को ब्रेक ऑफ कहा जाता है। लास्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट टू स्टार्ट सडनली, एकदम ईजी वाला है। अचानक फैलना, ब्रेकआउट करना यानी अचानक फैलना। देखो जैसे डेंगू हैज़ ब्रोकन आउट इन दिल्ली में डेंगू ने अचानक फैल गया, ये इसका ही सेंटेंस है। तो अपना तो कोविड-19 तो फेमस है अभी, वो तो सबसे ज़्यादा तो वही ब्रेकआउट हो गया आज तक की हिस्ट्री में। तो ब्रेकआउट यानी टू स्टार्ट सडनली, अचानक फैलना। तो देखो अभी हमने फ्रेजल वर्ब भी कर लिया एकदम अच्छे से। देखो होगा कितना ईजी हो गया अभी, है ना, एकदम ऐसे ही ईजी सी पढ़ते रहो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। आपका छोटा दिमाग है ना, इतने छोटे दिमाग में कितने चीज़ों की आप टेंशन लोगे, है ना। कुछ मुझे भी यार छोड़ दो ना टेंशन, मुझे भी लेने दो, है ना। मुझे वैसे भी यानी का अच्छा लगता है किसी का प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करना ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो यार आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, कि सर वो कैब का वगैरह हमने सॉल्व कर दिया, आपके GS का प्रॉब्लम है वो भी अभी सॉल्व कर दिया, ऐसे हमारा एक प्रॉब्लम नहीं का आप क्या सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और एकदम विदाउट एनी टेंशन, एकदम मज़े से पढ़ाई करना। बाय बाय, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।